हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को करवाने वाला हूं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में टोटल 6 नंबर दिलाने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में आपको चैप्टर 1 से 10 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं सारे मैं कवर कर लूँगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन छूटे ना और आप पूरे 6 में 6 नंबर ला पाएँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक, तो आपको टोटल 95% की तैयारी हम करवाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों, सारे बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 20 तक देखेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कहता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपको सारे मात्रक बताने हैं कि इसका क्या मात्रक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से आगे हम बढ़ेंगे अगले टाइप पर। तो पहले हम मात्रक देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर निकल कर आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं न्यूटन बटे मीटर, कूलाम बटे न्यूटन या फिर न्यूटन बटे कूलाम और यहाँ पर जूल बटे न्यूटन। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q0। ठीक, तो F का मात्रक हो गया न्यूटन यानी कि बल का मात्रक न्यूटन और Q का मात्रक कूलाम। Q मतलब आवेश, आवेश का मतलब कूलाम। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या निकल कर आया? न्यूटन बटे कूलाम। इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूटन बटे कूलाम। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। ठीक, ये हर बार पूछे जाते हैं, तो आपको सारे देख लेने हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 निकल कर आता है कि वैद्युतशीलता का मात्रक है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि वैद्युतशीलता क्या होती है। वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जब मैंने करवाया था तो मैंने बताया था कि क्या होता है, नंबर 1 पे आ जाता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे निकलता है। तो यहाँ से F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये होता है कूलाम का नियम। ठीक, तो इससे हमको निकालना है इस एप्सिलॉन नॉट का मान। तो एप्सिलॉन नॉट को हम इधर भेजेंगे और F को नीचे भेज देंगे। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/F यानी 4 पाई तो को मात्रक होता नहीं है तो 4 पाई ना लिखें तो ठीक है। F हो जाएगा और इधर हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक, तो अब एप्सिलॉन नॉट का मतलब हो जाएगा यहाँ पर Q1 और Q2। Q का मतलब आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो यहाँ से हो जाएगा कूलाम। ठीक, और एक और Q है तो यहाँ से दूसरा भी कूलाम, इसका भी मात्रक कूलाम। अब नीचे देखिए F क्या होता है? बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। अब आपको R क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या यानी कि त्रिज्या की मात्रक क्या होगा? मीटर हो जाएगा। किसमें नापी जाती है त्रिज्या? तो मीटर में। स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक, तो अब यहाँ से देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या निकला? ये कूलाम गुणे कूलाम यानी कि कूलाम स्क्वायर। ठीक, कूलाम स्क्वायर और नीचे बटे में न्यूटन और मीटर स्क्वायर। ठीक, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से निकल कर आता है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है। वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 3 निकल कर आता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। ये सारे आपको क्वेश्चन लिखते हुए चलने हैं और अगर आप लोग कहेंगे तो इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वैद्युत विभव का मात्रक होता है। तो वैद्युत विभव का मात्रक भी यहाँ से निकालने की एक ट्रिक होती है। वैद्युत विभव क्या होता है, V बराबर W/Q होता है। तो W का मात्रक होता है जूल, W यानी कि कार्य, कार्य का मात्रक जूल, और यहाँ पर Q का मात्रक कूलाम। ठीक, Q का मात्रक कूलाम होता है। Q का मतलब आवेश होता है, आवेश का मात्रक कूलाम। तो यहाँ से वैद्युत विभव V बराबर क्या आ जाएगा, जूल बटे कूलाम। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जूल बटे कूलाम वैद्युत विभव का मात्रक है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक तो करते ही चलिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 निकल कर आता है वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवहन वेग VD में संबंध है। यहाँ पर ये आपको अभी डेरिवेशन करवाना बाकी है, लेकिन आप लोग ये सारे बहुविकल्पी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है तो लिख लीजिए। वैद्युत धारा घनत्व J तथा अनुगमन वेग या अपवहन वेग में VD में संबंध क्या होता है, तो J बराबर NEVD होता है। ठीक, यहाँ पर J है क्या है, वैद्युत धारा घनत्व है, N क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या है, आवेश है, VD क्या है, अपवहन वेग है या फिर इसको अनुगमन वेग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आगे हम एक चीज़ आपको बता दें कि यहाँ से अब हम आपको 4 बहुविकल्पी प्रश्न नहीं देने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया होगा और नीचे उसके आंसर दिए होंगे। इससे फ़ायदा ये होगा, आपको सीधा एग्जैक्ट आंसर याद रहेगा, याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी और आपका टाइम भी बच जाएगा। इसलिए आपको सीधे क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके नीचे उसका आंसर दे रहा हूँ। लेकिन ये पूछे बहुविकल्पी में जाएंगे, इतना याद रखना। ठीक है, आपको राइट आंसर याद रखना है। जैसे आपको क्वेश्चन मिले आप राइट आंसर पर टिक कर देंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये सारे बहुत स्पीड में करवा रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है एक चुंबकीय क्षेत्र को कहाँ पर उत्पन्न किया जा सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल गतिमान आवेश द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट बहुत हैं, आपको सिर्फ आंसर याद रखने हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। तो धारावाही चालक के चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको हम केवल चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि धारावाही चालक के चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होगा वो केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग v से गतिमान आवेश q के एक कण पर लगने वाला बल F है। यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि चुंबकीय क्षेत्र B में वेग v से, एक चुंबकीय क्षेत्र B है जिसमें v वेग से गतिमान आवेश Q के एक कण पर लगने वाला बल F कौन सा है। तो एक कण पर लगने वाला बल F ऑप्शन नंबर सी QVB, यानी कि F बराबर हो जाएगा Q इंटू V इंटू B, यानी कि ये हो जाएगा आवेश, ये हो जाएगा वेग और ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र B। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल ये हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपका इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, ये पूछा ही जाता है, कई बार पूछा गया है। ठीक, तो इस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाइए। देखिए क्या है, चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को हम यहाँ पर दिक्पात कोण कहते हैं। ये आपको अभी आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मिल जाएंगे, तो अभी से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे सिर्फ आपको अभी से तैयार करते हुए चलने हैं ताकि आपके
MCQs तो गलत ना हो। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है लेंज के नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो लेंज का नियम यानी कि लेंज के नियम को हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है ऊर्जा का संरक्षण नियम। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन इसमें से भी आपको मिल जाते हैं एक या दो, तो ये सारे चुंबकीय तरंगों वाले MCQs बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ से वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं तो किसमें कैसे उत्पन्न होंगी, यानी कि त्वरित आवेश द्वारा वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको राइट आंसर टिक करना है। त्वरित आवेश द्वारा वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है या फिर मैं ऐसे ही बोलता जा रहा हूँ? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए कि यस सर समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 निकल कर आता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। मैंने बताया ना कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों से इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसमें से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो यहाँ पर अनुप्रस्थ प्रकृति की वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। आपको याद रखना है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 निकल के आता है कि चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक, अब देखते हैं चुंबकीय तरंग नहीं है तो कौन सी चुंबकीय तरंग नहीं है। तो जो अल्फा किरणें होती हैं वो आपकी चुंबकीय तरंग नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आपके कई ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन आपको याद रखना है चुंबकीय तरंग कौन सी नहीं होती है, तो अल्फा किरणें जो होती हैं वो चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा चुंबकीय तरंगें किस प्रकृति की होती हैं, तो वो होती हैं अनुप्रस्थ प्रकृति की। और चुंबकीय तरंगें नहीं है, कौन सी नहीं होती, तो अल्फा किरणें नहीं होती हैं। अब देखते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या होता है। तो वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत होता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय तरंगों का स्रोत होता है। यहाँ से चुंबकीय तरंगें जो है उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए वैद्युत चुंबकीय तरंगें वाला चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ से 16 नंबर पे है कि वैद्युत धारिता का मात्रक होता है। अब हम फिर से बैक आ जाते हैं और ये जो इम्पोर्टेंट छूट गए थे वो भी एक बार देख लेते हैं। टोटल आपको 10 लेसन तक करवाऊंगा, उसके बाद अगली वीडियो अगर आप लोग कमेंट करेंगे उसमें आगे की भी करवा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर वैद्युत धारिता का जब हमने प्रूफ करवाया था तो आपको बताया था कि मात्रक किसका फैराड होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वैद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही उसका मान होता है। कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल, इसलिए इसको हम जूल कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम EV से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इतना ध्यान रखना। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा यानी कि E- इसके बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। E- का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ से निकल कर आता है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। तो किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर। क्योंकि जब लंबाई घटेगी या बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध घटेगा या बढ़ेगा, यानी कि इतना लंबा तार है उसको इतना कर दो तो प्रतिरोध कम पड़ जाएगा, चालकता बढ़ जाएगी। उसी प्रकार कहने का तात्पर्य है किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, तो लंबाई पर निर्भर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट लगाइए। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये विमा का सूत्र है, तो बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी देखते हैं।
तो प्रतिरोध की विमा है, तो प्रतिरोध की विमा होती है ml² या ml2T-3A-2। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसको ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, सीधे ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें, जब तक आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तब तक ये बीमा नहीं मानी जाएगी। बीमा का ये फार्मूला होता है, पहले ब्रैकेट लगेगा, उसके बाद में उसके अंक लिखे जाएंगे। ठीक, तो ब्रैकेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सी यानी कि प्रतिरोध की विमा हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, ml2T-3A-2। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। सबको पता होना चाहिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, क्योंकि क्लास 10th से हम लोग इसको पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं पता है तो समझ लीजिए आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है। तो इसमें करना क्या है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। आपके ऑप्शन है, ए है जूल, बी ओम, सी एम्पियर या फिर डी कूलाम। तो प्रतिरोध का मात्रक इसमें से कौन सा है, आपको कमेंट करना है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं, और अगर ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।